नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज मंथन को शुरू करने से पहले इस देश की न्यायपालिका, शीर्षस्थ अदालत, सर्वोच्च न्यायालय को मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूं कि कम से कम चाहे आरोपी जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो चाहे जितना ही खेल करे, व्यवस्था को चीट करने की कोशिश करे या व्यवस्था से खेलने की कोशिश करे, लेकिन न्यायपालिका की नजरों से वो बच नहीं सकता। और शायद इसीलिए देश का हर नागरिक अंत में जब हर जगह निराश होता है तो न्यायपालिका की शरण में जाता है। हमारे देश में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और लोगों को कहते सुना होगा कि देश में न्याय प्रक्रिया में बहुत देरी हो रही है, और साथ ही पैसे वालों को तो जल्दी न्याय मिल जाता है, ये बात भी लोग कहते हैं, और जो कमजोर हैं उन्हें न्याय बाद में मिलता है। उन्हें न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और उसमें देरी लगती है। उसके पीछे की वजह यह होती है कि आपको अपने केस की पैरवी करनी होती है, तारीख दर तारीख जाना होता है, और इन दौरों में तमाम ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पैसा भी खूब लगता है, वकील की मोटी फीस भी लगती है। लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन इसका फायदा उन लोगों को मिलता है जो ताकतवर हैं, जो सत्ता के करीब हैं या सत्ता में हैं, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, सारे बल हैं, उनको इसका फायदा मिलता है। लेकिन कुछ लोग आखिर तक हार नहीं मानते। वो जो हार नहीं मानते उनको वास्तव में जीत उनकी होती है और न्याय भी उनको मिलता है, और उसका फायदा देर सबेर उन्हें जरूर मिलता है। भले ही दांव पेच तमाम चीजें चल जाएं, उसमें देर लग सकती है, लेकिन न्याय मिलता है। इसी से जुड़ा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का मामला है, जिसमें टेनी प्रभात गुप्ता राजू हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। 22 साल पुराने इस मामले में टेनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंथन आज इसी पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। टेनी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जुलाई 2000 में लखीमपुर खीरी में छात्र नेता प्रभात गुप्ता राजू की हत्या कर दी गई थी। उस दौरान स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा था। राजू गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, और वो उस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, जो छात्र संघ है उसके उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे थे, और लखीमपुर में जो निकाय चुनाव था उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे थे। और निकाय चुनाव की रंजिश में उनकी सरेआम दिन दहाड़े डे लाइट मर्डर कर दिया गया। कनपट्टी पर 3 गोलियां मारी गई उन्हें दिन दहाड़े, और आरोप लगा वर्तमान समय के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर। टेनी को मुख्य आरोपी बनाया गया, और यह मामला 22 साल से अदालतों में चल रहा था। पिछले दिनों हाई कोर्ट कि लखनऊ खंडपीठ में सब कुछ हो गया, लेकिन जब फैसला आने का नंबर आया तो काफी देरी हो गई। और एक नियम है कि अगर कुछ नियत दिन और समय होता है, उसके बाद अगर फैसला उस अवधि में नहीं आता है तो फिर मामले के नए सिरे से सुनवाई होती है। प्रभात गुप्ता राजू के भाई, छोटे भाई राजीव गुप्ता ने हार नहीं मानी, उनके पिता ने हार नहीं मानी, और लगातार वो पैरवी करते रहे, लड़ते रहे, तथ्यों को रखते रहे। मामला जब किनारे पहुंच गया तो अजय मिश्र टेनी की ओर से लखनऊ खंडपीठ से जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की एक गुजारिश की गई, एक अर्जी दी गई, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, और कहा गया कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। राजीव गुप्ता ने भी अपना पक्ष रखा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए इस अर्जी पर फैसला दिया
कि वास्तव में सुनवाई लखनऊ खंडपीठ में ही होगी, इसे इलाहाबाद नहीं ट्रांसफर किया जाएगा और इससे अजय मिश्र टेनी के पक्ष को जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई का निर्देश दिया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच को ही करने का आदेश दिया। यहीं इसकी सुनवाई चल रही थी और अब 10 नवंबर की तिथि भी मुकर्रर हो गई है, जैसा कि हाई कोर्ट ने पहले ही मुकर्रर कर रखा कि इसकी अंतिम सुनवाई 10 नवंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही उसी पर मोहर लगाई कि 10 नवंबर तक इस मामले की सुनवाई करके दे। इस 22 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड की लगातार सुनवाई टलती भी रही है। यहां तक कि सरकारी वकील भी खड़ा करवाने के लिए सरकारी वकील भी कई तारीखों से नहीं आ रहा था। राजीव गुप्ता ने इसी मंथन कार्यक्रम में चीख चीख कर हाथ जोड़कर गुजारिश की थी भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन प्रवक्ता थे कि पांडे जी, अशोक पांडे दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे, उनसे कहा, नोट कराया कि भाई पांडे जी फला तारीख को भेज दीजिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं भी इस उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। इस दौर से परिवार गुजरा और इस सुनवाई टलती रही और मंथन कार्यक्रम में हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया और लगातार के न्यूज राजीव गुप्ता के परिवार और इस पूरे मसले का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनके न्याय की लड़ाई में के न्यूज भी कदम से कदम मिलाकर कहीं पीछे नहीं है। दरअसल इस केस में टेनी सहित चारों आरोपितों को लोअर कोर्ट ने 2004 में बरी कर दिया था। इसके बाद प्रभात गुप्ता के पिता पहले और फिर उनके भाई राजीव गुप्ता ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और 2004 से लेकर 2018 तक इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हुई। मार्च 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया, लेकिन फिर जिसकी बात हम कर रहे थे, लेकिन फिर एंट्री हुई तिकोनिया कांड की, जिसमें अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र उर्फ मोनू मुख्य आरोपी बना और मुश्किलों में आ गए टेनी महाराज और खुल गई पुरानी फाइल। मैंने बताया ना कि किस तरीके से वो आदेश सुरक्षित कर लिया गया था और फिर वो आदेश आया ही नहीं। फिर नए सिरे से राजीव गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट से अपील करनी पड़ी। फिर ये सुनवाई शुरू हुई। 4 वर्ष आदेश सुरक्षित रहने के बाद 5 अप्रैल 2022 को इसी 2022 को जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने आदेश दिया कि 16 मई 2022 को केस की अंतिम सुनवाई की जाए, जिसके बाद 17 सितंबर तक 7 बार तारीख पड़ चुकी थी, लेकिन किसी ने किसी वजह से फैसला, किसी वजह से और किसी कारण यह फैसला नहीं आ सका। यानी टेनी ने वो सारे प्रयत्न किए जो पिछली बार जब उन पर एफआईआर हुई थी तब उन्होंने इस मामले को सीबीसीआईडी ट्रांसफर कराया, तमाम तरीके से चीजें की और मैनिपुलेट किया था, तथ्यों को मिटाने की, इधर उधर करने की कोशिश की। वो सारे प्रयत्न, चूंकि अब गृह राज्य मंत्री हैं, बहुत ताकतवर नेता हैं और गृह विभाग ही देखते हैं, तो सारे प्रयत्न, ऐसा आरोप है राजीव गुप्ता का, जो प्रभात गुप्ता के छोटे भाई हैं, कि सारे प्रयत्न किए लेकिन किसी तरह वो मामला टल जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, बल्कि ये तय है कि 10 नवंबर की तारीख इस मुकदमे की अंतिम तारीख होगी और फैसले के भी ये हो सकता है कि इस दिन फैसला सुनिश्चित करके अगले दिन उनको सजा, जो आरोपी है इस मामले में, जो वास्तव में अगर कोई आरोपी है और वो वास्तव में शामिल रहा है, तो कोर्ट अपने हिसाब से न्याय करेगा कि इसने प्रभात गुप्ता, राजू गुप्ता की हत्या किसने की, इसका फैसला कोर्ट करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले गोला गोकर्णनाथ सीट का उपचुनाव हो रहा है। यहाँ के विधायक का निधन हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और यहाँ उपचुनाव भी हो जा रहा है। इस उपचुनाव के लिए जो उत्तर प्रदेश के 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, उसमें अजय मिश्र टेनी का नाम नहीं था। टेनी इसी लखीमपुर खीरी जनपद से सांसद हैं और जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है वो टेनी के संसदीय क्षेत्र में है। उस विधानसभा से बगल की सांसद धौरहरा से रेखा वर्मा भी स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जितिन प्रसाद भी स्टार प्रचारक है जो धौरहरा से भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अजय मिश्र टेनी का नाम इस सूची में नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत सारे नेता, स्थानीय नेता, 40 नाम बहुत होते हैं, लेकिन टेनी 40 नामों में भी जगह नहीं बना पाए। यानी साफ तौर पर यह है कि उन्हें इस चुनाव से दूर रखा गया है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को यह आभास था
कि टेनी इस मामले में घिरते जा रहे हैं, उन पर शिकंजा कस रहा है, या इस मुकदमे की सुनवाई चल रही, इसके फैसले आने के बाद ही उनको राजनीतिक चीजों में इन्वॉल्व किया जाए। भाजपा की सूची में टेनी का नाम शायद इसीलिए नहीं शामिल किया गया कि कोई विवाद न खड़ा हो, और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, ऐसा पार्टी के शीर्ष नेता शुरू से इस बात को कहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए तिकोनिया कांड में, जिसमें 4 किसानों पर जीप चढ़ाकर मार डालने का आरोप है टेनी के बेटे पर, उसमें एक पत्रकार और 2-3 लोग और मारे गए। मोनू अभी जेल में है, आशीष मिश्रा और मोनू, उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनको भी जेल जाना पड़ा। और अब प्रभात गुप्ता उर्फ राजू हत्याकांड में कोर्ट में बार बार पेश न होना और मामले को लखनऊ से इलाहाबाद ले जाने की लगातार कोशिशें, जिससे बीजेपी अब टेनी से फिलहाल दूरी बना लेना चाहती है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या अब वो समय आ गया है कि टेनी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग लगातार किसान नेता, तमाम संगठन, विपक्ष कर रहा है कि तिकोनिया कांड के बाद उन्होंने जो कई बार ऐसे बयान दिए, ऐसा व्यवहार किया, उसकी वजह से उन पर यह दबाव बना। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, एक बड़ा पॉलिटिकल चेहरा होने के कारण टेनी इस्तीफा उनसे अभी तक नहीं लिया गया है। और अब अगर इस मामले में वो घिरते हैं या शिकंजा कानून का उन पर कसता है, तो फिर कोई रास्ता मुझे लगता बचने का बचेगा नहीं। इसी मसले पर, इसी मसले के सहारे हम एक और जो पूरा समग्र मसला है वो भी उठाने की कोशिश करेंगे कि जो 22 साल मसले इधर से उधर होते हैं, अगर एक आम आदमी तो लड़ ही नहीं सकता, अगर जिद्दी और जुनूनी आदमी नहीं है तो न्याय नहीं मिलेगा उसे। 22 साल हो गए, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ एक राजीव इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजू गुप्ता, प्रभात गुप्ता और राजू के भाई राजीव गुप्ता ने एक बयान जारी किया है, उसे सुनते हैं। बड़े भाई प्रभात गुप्ता की हत्या के 22 साल होने के बाद आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि लखनऊ हाई कोर्ट में ही प्रभात भाई की हत्या की अंतिम सुनवाई होगी और उस अंतिम सुनवाई की तारीख 10 नवंबर को तय कर दी है। पहले से माननीय हाई कोर्ट ने तय कर रखी थी। अब हमें न्याय की उम्मीद है कि हमारे बड़े भाई जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, उनकी हत्या की सुनवाई, अंतिम सुनवाई हो जाएगी और हमें न्याय की उम्मीद है। 8 जुलाई 2000 को एक हत्या हुई थी। वो हत्या थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता की, जो जिसे तिकोनिया में मारा गया था, दिहाड़े उसकी मौत के घाट उतारा गया था। उस वक्त उसके पिता जो थे संतोष गुप्ता ने, उन्होंने एक FIR दर्ज की थी जिसमें अजय मिश्र टेनी, जो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके सहित 4 लोगों को नामजद किया था। वो मुकदमा 22 साल से लगातार चल रहा है। संतोष गुप्ता की मौत के बाद उनके पुत्र राजीव गुप्ता इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। ये बीच में इस मुकदमे में तमाम उतार चढ़ाव आए। आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि जिस तरीके से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को ले गए थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के, अजय मिश्र टेनी के इस मामले के वकील, उसको ये आदेश हुआ है कि इस मामले की सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में होगी। इस फैसले के बाद राजीव गुप्ता जहां राहत महसूस कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो न्यायालय पर यकीन रखते हैं, अब वो वक्त आ गया है जब न्यायालय से उनको इंसाफ मिलेगा। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा। हमारे सहयोगी आमिर रजा ने बताया कि किस तरीके से प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने 8 जुलाई 2000 को यह घटना हुई थी, हत्या हुई थी उनके बेटे की, छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय के राजू, प्रभात उर्फ राजू गुप्ता, और ये मुकदमा लिखा गया। मिस्टर टेनी समेत 4 आरोपी उस मामले में नामजद किए गए थे। संतोष गुप्ता की मृत्यु हो गई, न्याय मांगते मांगते, चप्पल घिसते घिसते वो इस दुनिया से चले गए। और जैसा कि राजीव गुप्ता ने कई बार इस के न्यूज़ के मंच से इस बात को कहा कि उनके पिता इस बात को कहे गए थे कि प्रभात को न्याय जरूर दिलाना, और उसी अलग को जगाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और राजीव गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के प्रति आभार जताया है, और पूरा देश इस तरह के मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभारी और कृतज्ञता
व्यक्त करता है। मंथन में मैं परिचय करा दूं जो हमारे आज के मेहमान हैं। सीधे राजीव गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ। प्रभात गुप्ता के छोटे भाई हैं और इस मामले के पैरोकार हैं। पीड़ित पक्ष के रूप में राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने न्यायविद और पूर्व जज बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा की तरह के न्यूज़ के दर्शकों को वक्त दिया, इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जयकरण वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जयकरण जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत ही संजीदा प्रवक्ता केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश के कई विभागों के डीजी रहे सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, वक्त देने के लिए बहुत आभार आपका। राजीव गुप्ता से ही मंथन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूर्व में जब भी इस तरह ये जो पूरा प्रकरण है ये लगातार हम उठाते रहे हैं इस के न्यूज के मंच से, तिकोनिया कांड के बाद से, जब जैसे ही ये प्रकरण प्रभात गुप्ता की हत्या का लाइन मेरे संज्ञान में आया है, तब से लगातार ये प्रकरण उठ रहा है कि भाई एक ताकतवर सिस्टम के खिलाफ अगर कोई कमजोर लड़ाई लड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हम सबको खड़े होना चाहिए उसके साथ में, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे पत्रकार हों, और चाहे जज हों, और चाहे सुब्रत त्रिपाठी जी जैसे लोग जो अब सेवा में नहीं है। अपनी सेवा में रहते हुए बड़ी बहादुरी से इन लोगों ने काम किया है और एक नज़ीर है अपने आप में। ये एक कर्तव्य भी बनता है कि कमजोर पक्ष के साथ खड़े होना चाहिए, यही हमारा मूल धर्म है। राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए और क्या मामला है, जरा दर्शकों को समझाइए पूरा कि आज हुआ क्या है वास्तव में। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च फैसले का हम पीड़ित अपनी मां के साथ में हम लोग उनको जीवन भर आभारी रहेंगे कि पूर्व में एक हत्या के आरोपी की याचिका जो बार बार याचिका और केस को टहला रहे थे, डिसाइड नहीं होने दे रहे हैं, उस याचिका को खारिज करते हुए टेडी जो नामजद है उन्होंने कहा कि साहब हमारा मुकदमा इलाहाबाद चला दिया जाए। 2004 से मुकदमा 2022 हो रहा है, 18 में बहस हो चुकी, अंतिम सुनवाई हो चुकी, फैसला नहीं आया, रिलीज कर दिया फैसला। हमने निवेदन किया, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 6 महीने तक फैसला ना दे उसे फैसला नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद जो है अब जो 5 अप्रैल से लखनऊ की हाईकोर्ट की MLA MP कोर्ट जो फैसला अंतिम सुनवाई करना चाहती है वो सुनवाई नहीं होने दे रहे। उनके सारे सीनियर लॉयर, अब उन्हें याद आई कि साहब हमारा वकील इलाहाबाद से आएगा, तो वही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी याचिका खारिज की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने, CJI महोदय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही हमारी भी याचिका दाखिल थी, साहब हमारी अंतिम सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ से डायरेक्शन दे दिया जाए कि माननीय हाईकोर्ट अंतिम सुनवाई कर दे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये निर्देश दिया है कि अभी आदेश तो नहीं आया है, कि उसमें ये निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर जो पूर्व से हाईकोर्ट में तय है उस तारीख पे अंतिम सुनवाई होगी। और जो टेनी एक्यूज्ड हैं वे अगर अपना वकील इलाहाबाद से ले आते हैं, गोपाल चतुर्वेदी जी जैसा नाम लिया जाता है बार बार, उनकी कोई रिकमेंडेशन भी अभी तक नहीं आई है, उन्हीं के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया, उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी नहीं आते हैं तो फिर जो है कोर्ट स्वयं एक वकील नामित करेगी और वह टेनी की तरफ से होगा, उनकी उसकी अंतिम सुनवाई की जाएगी। ऐसा हमारे सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बताया है कि ऐसा फैसला कोर्ट ने किया, उनकी याचिका खारिज कर दी और 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है। हम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ा है, और पहले भी था, हम न्याय की उम्मीद में, जो लखीमपुर में न्यायपालिका ने हमारा पक्ष नहीं सुना और 2 चश्मदी गवाह होने के बावजूद हमें न्याय नहीं दिया या उसको नजरअंदाज कर दिया, तो माननीय हाईकोर्ट उस मामले को संज्ञान ले चुका था। इसलिए हम उन्हें हाईकोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं कि और न्याय मांग रहे हैं, और हम 10 तारीख की तैयारी करके न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत न्यायपालिका का अद्भुत निर्देश है। सुप्रीम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI साहब ने खुद इस मामले को स्वयं देखा है।
मैं बहुत प्रणाम करता हूं सीजीआई साहब को, बहुत न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम एक पीड़ित जो 22 साल से संघर्ष कर रहा था अपने भाई के हत्या के मुकदमे में कि उसके भाई को मारा आखिर किसने है, यही जानने के लिए कि भाई वो अभियुक्त सामने आ जाएं, और न्यायपालिका ही इसका एक जरिया अंतिम होता है। राजीव गुप्ता एक धुनी व्यक्ति हैं, इन्होंने पिता को गंवा दिया, भाई को गंवा दिया, लेकिन ये संघर्ष करते रहे और अंततः आज इनकी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बेहद संवेदनशील आदेश है, और इसीलिए न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ता है लगातार, और इसीलिए कायम भी है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कोर्ट ही एक ऐसा सिस्टम है कि वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कौन है, मंत्री है, विधायक है, क्या है। ये बहुत बहुत बड़ी बात समझने वाली है अपने आप में। और इसी जो ये राजू गुप्ता हत्याकांड है, प्रभात गुप्ता हत्याकांड, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता, और उपाध्यक्ष का उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे जब उनका मर्डर हुआ। मैंने आज कुछ तस्वीरें, बहुत ही संवेदनशील तस्वीरें हैं, मैंने आज कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई प्रभात गुप्ता और राजू की, कि किस तरीके से उनका वो किस तरीके से एक नवोदित एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई, और उसमें आरोपी अजय मिश्र टेनी है। इसी मामले से हम लोग बहुत सारे मामलों के आलोक में देखेंगे कि भाई जो न्याय देरी होती है, तो राजीव गुप्ता हैं जो लड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बेचारे पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच में सफर खत्म हो जाता है, और जो वास्तव में जो हत्यारे होते हैं, जो अभियुक्त होते हैं, जाम देते हैं, वो मौज करते हैं, फिर किसी को शिकार बनाते हैं। हमारे साथ न्यायिक मामलों के बहुत जानकार विद्वान और वर्षों तक न्यायपालिका की सेवा करने वाले बीडी नकवी साहब हैं। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुप्रीम फैसला दिया है, एक तरीके जो निर्देश दिया है दोनों मामलों में, कि एक तो याचिका उनकी खारिज की, और राजीव गुप्ता की जो निवेदन था, जो इनकी प्रार्थना थी, उसको भी सुना है। इससे क्या संकेत और संदेश जाएगा, और जो बहुत पुराने मामले चल रहे हैं उसके आलोक में इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए दुर्गेश चौहान साहब, मैं आपको, आपके चैनल को, पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस सब्जेक्ट को आज अपना मंथन का विषय बनाया। दूसरी बात मैं कहूंगा, उस फैमिली के साथ जो विक्टिम है उसके साथ पूरी हमदर्दियां, संतापना। 22 साल तक उन्होंने सब्र किया और इंतजार किया कि उनके साथ न्याय हो जाए, तो वाकई उनका इम्तिहान भी पड़ा। अब जहां तक आती है बात हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर हिंदुस्तान के समाज को, हिंदुस्तान के न्यायालय को, हिंदुस्तान के वकीलों को मैसेज दिया है कि आप ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई करें, जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। और जिस अंदाज से मैनिपुलेशन से ही 22 साल का जो सफर तय हुआ है, जो बचाव, कुछ लोग जाहिर न्याय होने से डरते हैं। एक डर होता है, कभी कभी जो लोग मुकदमा लड़ते हैं, न्याय की पुकार लगाते हैं, कोर्टों में जाते हैं, मैंने उनका देखा, कुछ लोग ये डरते हैं कि अन्याय ना हो जाए। कुछ लोग जो अन्याय के भागीदार होते हैं, जो अन्याय के सपोर्टर होते हैं, वो डरते हैं कि न्याय ना हो जाए। तो एक ऐसा समाज है, अदालत ही एक आखिरी उम्मीद है। जो आपने कहा, सिर्फ हमारे समाज के अंदर कहीं आदमी बराबर नहीं है, किसी भी फोरम पे बराबर नहीं है, बराबर है, जहां अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर, दबंग और कमजोर, दबा कुचला, विक्टिम सब बराबर है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक अच्छे टर्न पे हमारी जुडिशरी है। वह कभी कभी हो जाता है कि नाउम्मीदी होती है, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। और मुझे उम्मीद ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है, जिस अंदाज से डायरेक्शन दिया है, जो उन्होंने कहा है कि आप जो वकील है टेनी का, मिस्टर टेनी का, वो अपने ट्विटर से वैसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। और अगर वकील नहीं आएगा तो अजय कुमार टेनी को एमिकस मिलेगा, जो एमिकस कहलाता है, जो कोर्ट, जो कानून में हिंदुस्तान के हर मुल्जिम को वकील दिया जाता है, वो एमिकस होता है स्टेट के एक्सपेंसेस पर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मुझे उम्मीद ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इस चीज को सुनवाई जल्दी कर देंगे, और इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। अगर अजय कुमार टेनी बेगुनाह होंगे तो वो छूटेंगे, और बेगुनाह नहीं होंगे तो उनकी ये सियासी सफर शायद इस जजमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। अब तक बचते रहे, लड़के को जैसे बचाने की कोशिश की वो सबने देखा, लेकिन अब जहां तक बीजेपी पार्टी का मामला है, हमने देखा कि गुजरात में बिल्किस बानो केस में बहुत लोग बड़ी हमदर्दी के साथ बलात्कारी
मर्डर रिलीज किए गए, लेकिन अब यह है कि अब न्यायपालिका इस चीज को देख रही है, तो जाहिर है अब सरकार का रोल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सरकार, मैं बीजेपी पार्टी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम अजय कुमार ठाकुर को इतनी शर्म तो की कि स्टार प्रचारकों पर नहीं रखा। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जो लोग डिफेंड करेंगे इस लम्हे अगर डिफेंड करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने साथ धोखा होगा और शर्म की बात होगी उन लोगों के लिए जो सिर्फ उस मुलजिम को सपोर्ट करे जो हिंदुस्तान का ताकतवर आदमी है। उसके मामले में न्याय होने जा रहा है। मैं बहुत ही इस मामले में कन्विंस्ड हूं और बहुत खुश हूं, और मैं फैमिली के साथ पूरी हमदर्दी रखता हूं जो मिस्टर गुप्ता की विक्टिम की फैमिली है। मैं चाहूंगा कि भाई उनको न्याय मिले और उनके दिल को सुकून। थैंक यू दुर्गेश जी। नकवी साहब ने बहुत सार गर्भित बातें कही। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुब्रत त्रिपाठी जी के पास जाएंगे और फिर बाकी जो विद्वज्जन जुड़े हुए हैं इस पूरी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय बहुत देर हो जाती है न्याय मिलने में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करुणा निधान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट वासे वो सियापति सर्वोत्तम है। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है, दीपों के इस उत्सव में श्री राम का अभिनंदन है। श्री राम का अभिनंदन है, श्री राम का अभिनंदन है। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है। पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है। दिए से दिया जलाए, राम राज्य सरकार है, राम राज्य सरकार है। श्री राम का अभिनंदन है, श्री राम का अभिनंदन है। एक दिया राम जन्मभूमि के निर्माण का, एक दिया आस्था का, प्रेम का, विश्वास का, एक दिया अयोध्या के चहुमुखी विकास का, एक दिया सभ्यता परंपरा के मान का, एक दिया रोशन जन जन के कल्याण का, एक दिया तरक्की की ऊंची उड़ान का, एक दिया दीपों के नए कीर्तिमान का। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। अलौकिक अयोध्या, आधुनिक अयोध्या। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तिकोनिया में 22 साल पहले प्रभात गुप्ता और फर्राजू की हत्या के मामले में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिर्स उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उनकी जो याचिका थी इस मामले को इलाहाबाद ट्रांसफर करने की, उसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खारिज कर दी है और हाई कोर्ट को भी यह निर्देश दिया है कि 10 नवंबर तक या उससे पहले लखनऊ खंडपीठ है वो सुनवाई करके इस पूरे मामले का फैसला दे। ये न्यायपालिका के लिहाज से बहुत बड़ा निर्णय है और ये वास्तव में एक आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पर और मजबूत होता है और सख्त होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, जो राजनीतिक मामले होते हैं, जो बड़े ताकतवर लोग होते हैं
उनके खिलाफ लड़ना, चूंकि आपने देखा है कि पहले तो पुलिस के अंदर मैनिपुलेशन शुरू होता है कि केस को कमजोर कर देते हैं, और पहले जीडी से लेके सीडी तक, जनरल डायरी से लेके केस डायरी तक सब हेर फेर करा देते हैं। उसके बाद फिर जो बचता है तो फिर आगे का मैनिपुलेशन होता है, और फिर लिंगरान कमजोर आदमी हो तो मर जाए, खप जाए। और राजीव गुप्ता के पिताजी भी इस दुनिया से चले गए लड़ाई लड़ते लड़ते, श्री संतोष गुप्ता जी। किस तरह देखते हैं जो ये एक तरीके से एक चक्र रहता है? देखिए, ऐसा है, एक सशक्त आदमी के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता है, इसका चित्रण राष्ट्रीय के रणधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किया है। उन्होंने लिखा है कि युद्ध रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, विक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजाके छागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों में कराल कालकूट विष भर दो, वटकी विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, रस सोखता है जो मही का भी मकाया वृक्ष, इसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। यही माननीय न्यायपालिका का रोल मॉडल रहा, यही काम रहा है कि वह एक इवन ग्राउंड सबको खेलने का दे। ऐसा ना हो कि धनबल जनबल बाहुबल के बल पर कोई न्याय को अपने पक्ष में मोल्ड कर सके। यद्यप बहुत डिले हुई, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाएं टर्न ले रही हैं, परिणाम जो भी हो, हमें श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और एक सबको अपनी बात रखने का एक मंच दिया गया है, यहां तक कि टेनी मिश्रा जी को भी दिया गया है कि उनकी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील रखते वहां रखें, कोई सुप्रीम कोर्ट से बुला लें, लखनऊ से बुला लें, वे अपनी बात रखें। न कोई रखने को मिले तो उन्हें कोर्ट के द्वारा कोई वकील दिया जाए, वह बात रखे, लेकिन जैसे भी उनकी बात रखी जाए, दूसरे पक्ष की बात रखी जा चुकी है, और उस पर जो भी जजमेंट संपूर्ण परिस्थितियों के आकलन से माननीय न्यायाधीश निकालना चाहे वो मिले, और उसमें और लेट न हो। यह एक बहुत ही अपने डिजाइन का अद्भुत निर्देश है। ऐसे निर्देश, ऐसे सर्वांगीण निर्देश कम को मिलते हैं। इसके लिए हम सभी को न्यायपालिका के आगे नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने पीड़ित पक्ष, आरोपित पक्ष, सबकी बात को पूर्ण रूप से सुने जाने का प्रावधान किया है, और उसके बाद बिना किसी डायलेक्टिक टैक्टिस के, बिना किसी देरी के त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है। साथ ही पीड़ित पक्ष सहानुभूति का, सहृदयता का पात्र है। सबको, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, कोई हो, उससे सहानुभूति होनी चाहिए। क्या न्याय है इसके बारे में अलग अलग पक्षों की आख्याएं हो सकती हैं, किंतु जो भी न्याय हो वह न्याय हो, त्वरित ढंग से हो, संपूर्ण प्रक्रियाओं का पालन करके हो, जैसा कि इसके निर्देश दिया गया है। इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है जी। जयकरण जी, अब नैतिकता क्या कहती है? वैसे राजनीति में बची बहुत कम है, सुचिता और नैतिकता बहुत कम है, और हर क्षेत्र में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्रकार बड़े नैतिक हैं, मैं खुद अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा हूं। नैतिकता क्या कहती है? लेकिन नहीं चौहान साहब, आज का जो दौर चल रहा है, नैतिकता जिस प्रकार से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश निर्देश हुआ है, ये कह लिया जाए कि गाहे बेगाहे का आदेश निर्देश है, जिससे कुछ सुनकर हम लोग भी खुशी में हैं और हम लोग का विश्वास बढ़ता है। ठीक उस प्रकार से नैतिकता भी आज इस देश में इस करना शायद दूर की कौड़ी होगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा चौहान साहब, जिस प्रकार से टेनी जी के ऊपर पूरी सरकार मेहरबान रही, आपने देखा कि किसानों की हत्या के मामले में जिस प्रकार से इनका नाम आया, इनके बेटे का नाम आया, और पूरा गृह राज्य मंत्री बने रहे, सरकार का पूरा इन पर आशीर्वाद बना रहा।
तो इस प्रकार से हमारे देश की जनता का पुलिस से भी न्याय विश्वास उठता है और कोर्ट से भी विश्वास उठता है। लेकिन कोर्ट से जब थोड़ा सा भी आग जगती है तो मरता क्या न करता। और आखिरी उम्मीद भी हमारा माननीय कोर्ट है। कोर्ट को अपने विश्वसनीयता अगर जैसी पाबंदी दी तो हम मानते हैं कि देश और दुनिया के लोग भी कोर्ट एक आखिरी सहारा होता है जो आम जनता का सहारा होता है। इसलिए मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार से आपने चौहान साहब कहा कि इनको लिस्ट में जगह नहीं दी गई, अरे टेनी साहब को तो जितना ने उनका प्रयोग किया आज भी है। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं बिल्किस बानो केस की तरह गृह मंत्रालय के द्वारा कोई चिट्ठी न जारी करके टेनी को बचाने का काम न किया जाए। और मुझे डर इस बात का है कि गुप्ता परिवार को कोई किसी प्रकार से उनको सताया न जाए। इससे आपके माध्यम से मैं उनको भारी सुरक्षा की मांग करता हूं। उनके परिवार पर से सरकार विशेष ध्यान दे, कोई अनहोनी न होने पाए, क्योंकि टेनी एक बहुत पहले से ही, मेरे शब्द ये हो सकते हैं गलत, कि बहुत सातिर किस्म के टेनी जी हैं, मंत्री जी हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चौहान साहब, मेरा परिवार के प्रति इतना वो है कि सबसे पहले तो उनको एक सुरक्षा प्रदान की जाए उनके परिवार वालों, जिससे कोई अनहोनी ना हो। ठीक बात है। आलोक जी को ले लेते हैं, फिर जैन साहब के पास चलते हैं, चूंकि जवाबदेही जैन साहब की ही है सबसे ज्यादा। आलोक जी, इस तरह एक बड़ा दृष्टांत है, उदाहरण है कि भाई एक व्यक्ति, उसके पिता इस दुनिया से चले गए, उस युवा छात्र नेता की हत्या होती है। वो लखनऊ विश्वविद्यालय का उभरता हुआ छात्र नेता हो सकता, जो मिनिस्टर होता, कहीं विधायक होता, एक इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, कुछ एक युवा था। और तब 20-22 साल पहले तो राजनीति की नर्सरी ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहां के छात्र राजनीति हुआ करती। अब तो खैर छात्र राजनीति बची नहीं। उस व्यक्ति को एक निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर उसका मर्डर कर दिया गया हो, दिन दहाड़े 3 गोलियां सिर पे मार दी गई हो, और 22 साल से चक्करगिन्नी बना है परिवार। पिता स्वर्ग सिधार गए, राजीव गुप्ता से कह गए कि भाई लड़ना, अगर मुझे श्रद्धांजलि देनी है, मेरा क्रियाकर्म करना चाहे ना करना, मेरी 13वीं बरसी करना चाहे मत करना, लेकिन कम से कम मेरे बड़े बेटे को न्याय दिला देना। राजीव गुप्ता छोटे बेटे हैं संतोष गुप्ता जी के, जो इस दुनिया में नहीं है। आलोक जी, इस तरह के मामलों में जो न्याय मिलने में देरी होती है, इस पर क्या देखते हैं? और सुप्रीम कोर्ट का जो आज टेनी के मसले पर फैसला, इसमें कोई नैतिकता का भी कदम आना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। आप तो जिस जिले के हैं, वहां का एक बड़ा चर्चित विधायक भी, सेंगर जी, उसके मामले में क्या हुआ, किस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की, कितने दिन के बाद पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई की, ये भी जाहिर। दूसरा, आपका टेनी का तो पुराना मामला है, अब इनके बेटे का भी अपना मामला देख लीजिए, किस तरीके से वो वहां पे बरकरार रहे अपनी कुर्सी पे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, मैं इस चीज को महत्वपूर्ण नहीं मानता। देखिए, आपको एक जड़ पे जाना पड़ेगा, रूट कॉज क्या है। अगर उनको, गुप्ता साहब को अगर इतना समय लगा, इसकी वजह क्या थी? लीगल एक बैटल चली, ठीक है। लीगल बैटल में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती। पहला, एविडेंस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। इसकी तमाम कानूनविदों ने पिछले 2 दशकों में यह मांग की है कि एविडेंस एक्ट में कुछ संशोधन कर कुछ न कुछ एक सीमा लगाई जाए। एक अनिश्चित काल के लिए ये एक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि निर्दोष को आप अपना पैरवी करने का मौका ना दें, लेकिन ऐसे वकील जो कभी पहुंच ही नहीं पाते, बार बार डेट लेते हैं, बार बार स्थगनादेश लेते हैं, इनसे एक बचा करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपको थोड़ा सा को मैं इसको व्यापक संदर्भ में लूंगा, मैं अभी आपका 1 मिनट अभी और लूंगा। मैं एक व्यापक संदर्भ ये लूंगा कि पुलिस कितनी पैरवी कर पाती है। पुलिस सुधार के भी बहुत सारे आयोग आए हैं पिछले 3 दशकों में, अच्छे खासे आयोग आए हैं, और सबसे चर्चित तो वो प्रकाश सिंह जी का, हमारे जो पूर्व डीजीपी है, उनका जो एक मामला भी है था, उसमें जो सबसे प्रमुख सिफारिश थी, मैं एस्टेब्लिशमेंट और ट्रांसफर की, मैं उसकी बात पर नहीं जा रहा, मैं केवल ये कह जा रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन और आपको जो इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों को एक अलग थलग करना ही पड़े।
अगर आपने किसी एक ही व्यक्ति के पास में, एक ही थानेदार के पास में दोनों चीजें रहेंगी, तो ना वो इन्वेस्टिगेशन ढंग से कर पाएगा और वो हमेशा कानून व्यवस्था में ही लगा रहेगा। और उत्तर प्रदेश हमारा जैसा है, इसमें इतने वीआईपी आते हैं, इतने वीवीआईपी आते हैं कि बेचारा वो लॉ एंड ऑर्डर में ही जुटा रहता है। आलोक जी मैं एक छोटा सा इस जगह ऐड करूंगा कि मायावती के कार्यकाल में थोड़े दिन के लिए किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर का इंस्पेक्टर अलग होता था और इसका इन्वेस्टिगेशन का अलग, लेकिन वो व्यवस्था चल नहीं पाई, थानों में लड़ाई होने लगी मुद्रा मोचन को लेकर। हाँ वो ठीक है, वो एक छोटा पहलू, पैसा ऐसा मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, रिश्वत पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। बात है कि आप मैक्रो लेवल पे क्या आप सुधार के कदम उठा रहे। तीसरा तो महत्वपूर्ण है कि जज की पोस्ट खाली, जज की सब जगह पद खाली है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है। आप मतलब आश्चर्य की बात है कि जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती है। अगर जजों की नियुक्ति भी अगर पूरी हो, जितनी कोर्ट सैंक्शन है, जितने हाई कोर्ट के जजेस के पोस्ट सैंक्शन है, जितने सबऑर्डिनेट्स की सैंक्शन है, वो क्यों नहीं भर्ती हो पाती? कोई तो अगर वजह बताए। और भर्ती ना होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वकील जिम्मेदार है? नहीं, सरकार तो जिम्मेदार है ना। सरकार क्यों नहीं नियुक्त कर रही है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में क्या हुआ, मैं तो एक ओवरऑल बात करता हूँ। आपने बिल्किस बानो वाले मामले में भी देखा होगा, जो इस समय देश का बड़ा चर्चित मामला है। तो आपने हेट स्पीच वाले मामले में भी देखा होगा, बहुत सारे तरीके के मामले। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर बहुत ही आज जबरदस्त बातें कही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी एक सीमा है, चाहे तो संसद करेगी ना, कानून तो संसद। आलोक जी ये भी बड़ा चर्चित मामला है, चूंकि राजीव गुप्ता बड़े आदमी नहीं है, इसलिए आज मुख्यधारा के मीडिया में यह खबर नहीं है। ये भी बहुत चर्चित मामला है। नहीं, छोटे आदमी और बड़े आदमी की मैं लड़ाई की नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक हमको फिर से एक मौका दिया गया है इस दृष्टांत से, एक आध केस से समझ में आ रहा है कि एक तो जज्बा आपको समझ में आ रहा है। एक ऐसा जेसिका लाल वाला भी मामला हुआ था, वो भी एक ऐसा था, बहुत बड़े लोग नहीं थे, लेकिन एक जज्बा बहुत बड़ी चीज होती है। जज्बे से भी ज्यादा क्या हमारी सरकार सुधर पा रही है? नहीं सुधर पा रही है। सवाल तो ये है क्यों नहीं सुधर पा रही है। एक आप याद करिए, एक एनकाउंटर हुआ था, कितना चर्चित एनकाउंटर हुआ था पूर्वांचल वाला, कितने दिनों के बाद में फैसला आया जी। मलियाना हाशमी, कितने दिनों के बाद में फैसला आया। ये सारे मामले हैं, लेकिन सरकार अपनी ढिलाई है। सरकार जब तक नियुक्तियां नहीं करेगी, जजेस की पेंडेंसी कोर्ट की नहीं होगी, तब तक ये जो आप कह रहे हैं 10 और 20 साल, मैं कह रहा हूँ 10 साल से ऊपर तो एक बार बात थोड़ी थी, कम से कम 30 लाख के करीब, मेरे ख्याल से शायद हमारे जैसा मेरे को करेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है 10 साल से ऊपर वाले लगभग 30 साल से ज्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? तो इसलिए, लेकिन ये भी एक जज्बा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें और लोगों को भी आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आज के दौर में तो एक आपको सोशल मीडिया का सपोर्ट बहुत जाता है। एक आम आदमी के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन ये जिस साल से, जितने 2 दशक से ये जब लड़ाई थे, तब सोशल मीडिया नहीं थी, तो इनका तो हेड्स ऑफ, इनका जज्बा बिल्कुल कायम रहा। और ये अच्छी बात है, एक मिसाल है, ये दूसरों के लिए भी होना चाहिए, कि सही चीज के लिए लगना चाहिए। लेकिन क्या केवल लोगों को ही लगेगा? एक आदमी गाड़ी से कुचल देता है तो क्या किसी देश के एक बड़े नेता को नहीं लगेगा कि वो क्यों मंत्रिमंडल में? ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए। बड़ा सवाल है ये बड़ा सवाल। मैंने इसीलिए आपसे नैतिकता का सवाल किया। सुब्रत जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। सुब्रत जी अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो बोलिए, नहीं तो फिर जैन साहब के पास जाता हूं मैं। देखिए, ऐसा है, जहां तक नैतिकता का सवाल है, वह ऐसा सर्वव्यापी सवाल है, बस 2 लाइन में उसका जवाब दे रहा हूं। कौन यहाँ जो फंसा नहीं है कभी पाप कारा में, किसके वसन नहीं भीगे हैं वह तरणी धारा में, चाहे कोई पार्टी हो, कोई क्षेत्र हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हर एक पर नैतिकता के कलंक लगते रहे हैं, इतिहास में लगते रहे हैं। और कहा गया है, पश्चिमी जगत की कहावत है बहुत मशहूर, कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रेल। जब तक विजय बहुमत से होगी, जमहूरियत और तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो जिसके पास वोट बैंक होगा, विभिन्न सरकारें समय समय पर उस वोट बैंक के आगे झुकती रही हैं, झुकती रहेंगी और झुकेंगी, यह उनकी मजबूरी है। प्राचीन काल से हर देश क्षेत्र में होता आया है। हाँ, इसीलिए न्यायपालिका का एक सेफगार्ड बनाया गया है, इसीलिए
एक अस्थाई नौकरशाही की अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अब बिल्कुल धराशायी हो रही है, IAS IPS के रूप में की गई थी, कि जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज की, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कही जाती थी, जिससे यह उम्मीद की जाती थी कि बड़े स्तर पर न्यायपालिका और छोटे स्तर पर ऑल इंडिया सर्विसेज उस निष्पक्षता के मानक को बचाए रखें। बड़ी बात है। और सबॉर्डिनेट्स को बचाए। सुब्रत जी ने बड़ी बात कही। शिथिलताएं आ रही हैं, इनको दूर करने में पूरे समाज का योगदान चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। नैतिकता उतनी रह पाएगी जितनी हर विभाग में, हर पार्टी में रह पाएगी। इसलिए हमने बस एक लाइन खाली कहूंगा, हमने वह जमाना देखा है जब चंबल के डकैतों में इतनी नैतिकता थी कि वे बलात्कार नहीं करते थे। बलात्कार करने वाले को गिरोह का लीडर खुद गोली मार देता था। जब वे लड़की की शादी में लड़की का दहेज नहीं लूटा करते थे, जबकि घर लूट लेते थे। नैतिकता होगी तो एक डकैत में भी होगी, और नहीं होगी एक उच्च पदस्थ आदमी भी नहीं होगी। कोई भी दिख सकता है, कोई भी ईमानदार हो सकता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। जैन साहब, बहुत सारे सवाल हैं। आलोक जी ने अपने तरीके से कहा कि भाई एविडेंस एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है, जो नैतिकता की बात कही और इस पर सुब्रत त्रिपाठी जी ने बहुत सारी बातें की। भाई सुधार, एक तो इन्होंने कहा कि IAS और IPS जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, इसको ठीक होने की जरूरत है, ये अगले राउंड में आएंगे। लेकिन अभी जो ओवरऑल इस पूरे प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और कम से कम पीड़ित पक्ष को आप क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि वो आप ही के सरकार में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। जैन साहब अनम्यूट करिए, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी जी। देखिए, कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, सबकी बातों का हमें जवाब देना है, लेकिन मैं फिर भी 60 में जवाब दूंगा सबकी बातों का। हाँ, जल्दी दीजिएगा थोड़ा सा। पहली बात, जी जी, पहली बात तो ये दुर्गेन जी कि जो ये मामला आज आपने उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे मामलों पे चर्चा होनी चाहिए, जनता के अंदर जागरूकता भी आती, हिम्मत और हौसला भी आता है जी, कि ऐसा नहीं है कि एक ताकतवर कोई आदमी है उससे कोई लड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। न्यायालय सबके लिए बराबर है। अभी आदरणीय पूर्व जस्टिस महोदय ने, BD नकवी साहब ने जो बात कही, और हमारे बहुत मधुर संबंध है, हम लोगों की वैसे ही वार्ता होती रहती है, बहुत कुछ बताते भी हैं, अपने अनुभव भी बताते हैं नकवी साहब। तो देखिए, न्यायालय के सामने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब सब वहां बराबर खड़े होते हैं। किसी के लिए सोफा, किसी के लिए VIP चेयर नहीं पड़ती है, केवल जस्टिस बैठता है, बाकी सब बराबर खड़े होते हैं। तो न्यायपालिका के सामने सब बराबर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि प्रभात जी के हौसले को, प्रभात जी की हिम्मत को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ में मैं ये भी बात कहता हूं कि आपसे हजारों हजार, जो लाखों लाख दर्शक इस के न्यूज को देख रहा है, उसको हौसला और हिम्मत मिलेगी। तीसरी बात यह है कि देखिए, जिस पे चर्चा हो रही है, अभी कांग्रेस के साथी ने एक बड़ा आरोप लगाया, और आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो बात कही, उनसे हमें यह अपेक्षा नहीं थी, आलोक जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आशा की जाए। खैर, उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह मामला सन 2000 का है, पहली बात। उसके बाद में जो इनका राजनीतिक सफर है, ऐसा नहीं कि राजनीति के दबाव में, राजनीति की वजह से कहीं ये बचे रहे। इनका जो राजनीतिक सफर शुरू होता है अजय मिश्रा टेनी का, ये शुरू होता है 2009 में, और ये जिला पंचायत का सदस्य मात्र तब होते हैं 2009 में। उसके बाद में 2014 में जाकर के सांसद होते हैं। जबकि ये फैसला कब आता है? सन 2000 में हत्या होती है, सन 2004 में फैसला आ जाता है, इनको बरी कर दिया जाता है। तब ये राजनीति में नहीं थे 2004 में, और ये बरी कर दिए गए, ये किसी ने नहीं कहा। चारों पांचों लोगों में से किसी ने ये नहीं कहा कि अपील में पीड़ित पक्ष गया है और ये बरी हो चुके। नहीं, मैंने कहा जैन साहब, मैंने जो भूमिका बनाई उसमें कहा कि 2004 में इनको जो वहां का लोअर कोर्ट था, जिला कोर्ट था, वहां से बरी किया गया। जी जी, ये मैंने कहा, भूमिका में मैंने कहा। अभी आप कंप्लीट करिए, फिर राजीव गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देंगे आपको। मैं तब मैं जुड़ा नहीं था आपसे, थोड़ा मैं लेट जुड़ा था, 1 मिनट बाद। बोलिए बोलिए। वो स्टेटमेंट में सुन नहीं पाया। तो नहीं, मुझे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि वो निर्दोष हैं। निर्दोष वो सिद्ध किए जा चुके हैं लोअर कोर्ट से, लेकिन अभी पूर्ण निर्णय नहीं आया, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उस बारे में। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना
कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए कहीं बच रहे हैं। तो 2004 में तो वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं थे, ना नेता थे, ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना उन्होंने पार्टी से कोई चुनाव लड़ा था। तो वो तो देखिए, न्यायपालिका, अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर से विश्वास भी हमारा डगमगाता है। तो ये बात कतई ना कही जाए कि न्यायपालिका से भी वो इसलिए बच रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद। पहली बात। दूसरी बात ये कि न्यायालय में अपील में पीड़ित पक्ष गया है, पीड़ित पक्ष गया, उस पर सुनवाई हो रही है। न्यायालय जो निर्णय करेगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे, बचेंगे, सजा होगी। ये न्यायालय तथ्यों के आधार पर करेगा, न्यायालय भी मनमानी नहीं करेगा, कोई तथ्यों के आधार पर करेगा। और बिल्कुल राजीव गुप्ता जी को न्याय मिलना चाहिए। और इसमें सिर्फ अजय मिश्रा दोषी नहीं थे, इसमें जो FIR दर्ज हुई थी उसमें शशि भूषण भी हैं, राकेश भी हैं, सुभाष मामा नाम के 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसमें चारों दोषी हैं, चारों मुक्त हो चुके हैं, उसमें चारों को दोष मुक्त किया है न्यायपालिका ने। तो ये अपील में गए, न्यायालय जो निर्णय लेगा ठीक है। लेकिन हाँ, जहां तक ट्रांसफर की बात है केस की ट्रांसफर का भी ये पहला मामला नहीं है। जब अभी जो दूसरा मामला आया था, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला आया था, इसमें भी लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई तो होगी लेकिन इसकी सुनवाई लोअर कोर्ट करेगा। यानी कि उन्होंने भी वहां पे एक तरीके से मामले को जहां सुनवाई होनी चाहिए थी वहां के लिए आदेशित किया। और एक बात कि जहां तक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पे अजय मिश्रा को लाभ मिल रहा है या उनका बेटे को लाभ मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ऐसा सिद्ध किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जिसका आदरणीय आलोक जी ने उदाहरण दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे तमाम मामले हुए इसके पहले गायत्री प्रजापति का भी मामला हुआ, इसके पहले एक पत्रकार को फूंक देने का, जिंदा फूंक देने का मामला हुआ। पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा संवेदनशील मसला है। राजीव गुप्ता कुछ उंगली उठा रहे हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, उनको उसको भी सुनना होगा आपको जल्दी से। वो कंप्लीट करिए बहुत जल्दी जैन साहब, मेरी बात आ जाए। तो देखिए, जहां तक हत्या के प्रयास का नहीं, सीधे सीधे हत्या का मामला, सरकार में रहते हुए जिसके बेटे का मामला हत्या के प्रयास में जिसमें वो बच सकते थे, जिसमें बेल होती सेशन कोर्ट से, उसको वो जाकर के 302 में कन्वर्ट हुआ, तो कहां कोई सरकार बचा रही है? नहीं, ये तो जन दबाव है जैन साहब, ये तो जन दबाव है। जन दबाव, थोड़ी बहुत लिहाज शर्म सरकार को भी रखनी होगी, तो जन दबाव है। राजीव गुप्ता बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जैन साहब ने बहुत सारी बातें कही, अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे हम। आदरणीय जैन साहब को शायद पूरी जानकारी नहीं तथ्यों की। मैं आदरणीय जैन साहब से और सभी हमारे जो इस साथ में के न्यूज के साथ में जुड़े हैं सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है, उस सच्चाई पे जरा क्या मुझे बता सकते हैं जैन साहब, क्या उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हत्या के मामले में क्या ऐसे ही होता है? क्या प्रभात गुप्ता की हत्या में हो रहा है? क्या ऐसे ही सारे मुकदमे में ऐसा होता आया है? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपने जो कहा टेनी भाजपा में नहीं थे, आपको जानकारी नहीं है। टेनी का 313 का बयान, 313 CRPC कहती है अभियुक्त का बयान, अभियुक्त का न्यायालय में बयान है, टेनी ने स्वीकारा है मैं भाजपा का जिला महामंत्री हूँ। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात है, आपकी सरकार थी सन 2000 में, महेश चंद्र द्विवेदी DGP थे, पुलिस महानिदेशक। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा ने अपेक्षा की है कि प्रभात गुप्ता की हत्या में टेनी को बंदी न बनाया जाए, सिर्फ नामजदगी के आधार पर। क्या देश में ऐसी परंपराएं हैं? DK त्रिवेदी जस्टिस हाई कोर्ट लखनऊ ने इस बात पे कठोर टिप्पणी की कि आप कैसे बार बार विवेचना को ट्रांसफर करा सकते हैं। जब जिला महामंत्री रहते हुए टेनी गैंग लीडर थे, हिस्ट्री शीटर थे उस समय, जब जिला महामंत्री रहते हुए वो एक दिन जेल नहीं जाता है। देखिए बात होने दीजिए। जैन साहब सुनिए जरा, सुनने का भी मादा थोड़ा सा रखिए। मेरा निवेदन है, जो सारी बातें वो तथ्यात्मक बातें रख रहे हैं, वो मुकदमा लड़ रहे हैं। बोलिए राजीव जी, बोलिए। जिस समय वो बरी हुए उस समय वो सांसद विधायक मंत्री नहीं थे,
अरे ये कौन कह रहा है? आपके संगठन में थे, जिला महामंत्री थे। भाजपा का जिला महामंत्री छोटा नेता होता है क्या? आप हमको बना दोगे क्या? जैन साहब को क्या, इनको नकवी साहब को बना दोगे जिला महामंत्री? हो जाता है क्या? बड़ा नेता होता है जिला महामंत्री। और राम कुमार वर्मा मिनिस्टर थे, जो लिख रहे हैं, एमसी द्विवेदी लिख रहे हैं कि राम कुमार वर्मा ने कहा इसमें गिरफ्तारी न की जाए। रिटेन में है, रिटेन में ये बहस की गुंजाइश नहीं ना। बोलिए राजीव जी, बोलिए बोलिए राजीव जी बोलिए। जैन साहब उनको सुनिए, पीड़ित पक्ष को सुनिए। ये बहुत गलत बात है, पीड़ित पक्ष को पूरी बात सुनने दीजिए और उसको चेक करिएगा फैक्ट। मैं कल फिर आपको बुलाऊंगा, फैक्ट चेक करिए। 2004 में अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन अपने बेटे को सांसद रहते हुए नहीं बचा पाए। और बेटे को तो जन दबाव भाई। पहले तो कहा था कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है, हम सब वो लंबा विषय हो जाएगा फिर। अब चूंकि मंथन में वक्त बिल्कुल बचा नहीं है। राजीव गुप्ता बोलिए तुरंत। खुद बरी कर लिया क्या अपने आप को? देखिए जैन साहब, टेनी को आप जैसे प्रवक्ता लोगों की भाजपा की जरूरत नहीं। टेनी गृह राज्य मंत्री हैं, टेनी स्वयं सरकार चला रहे हैं, टेनी हर दांव खेलना जानते हैं। आप लखीमपुर में सबको मालूम करिए, जिस जज ने टेनी को जमानत दी थी, वह जज समय से पहले बर्खास्त कर दिया गया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बार बार हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टेनी के लिए अंतिम तारीख 10 नवंबर को घोषित कर दी और डीजीपी ने कहा टेनी की गिरफ्तारी न की जाए, और इस समय वो जमानत पे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर वो जमानत पे हैं सर। और मैं ये चाहूंगा, आप प्रवक्ता हैं भाजपा सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार के, अभी तक आज तक प्रभात गुप्ता की हत्या में स्टेट अपील है और हमारा रिवीजन है, अभी तक उसमें सरकार की ओर से स्थायी वकील नामित नहीं हुआ है। 10 तारीख को मुकदमा होगा, 9 तारीख को एक सरकारी वकील नामित किया जाता है। 5000 पन्ने की डायरी कैसे पढ़ सकता है? मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, हमारे भाजपा में भी रिश्ते हैं, कई लोग हमारी मदद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, इससे पहले मैं दे चुका हूं, और पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने भी इसी मामले में सीआईडी जांच वापस की थी। आप बार बार मत कहिए टेनी निष्पक्ष नहीं है, टेनी शातिर अपराधी है। टेनी को गोला में टेनी अरविंद गिरी की मृत्यु पर गया नहीं। ये बहुत शर्म की बात है। जिस क्षेत्र का सांसद है, उसी क्षेत्र का विधायक आप ही की पार्टी का अगर स्वर्गवास हो जाता है, कोई अमर होके नहीं आया। जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो ठीक है राजीव जी, वो तो उसका अपना निर्णय है टेनी जी का, वो किसके निधन में जाते हैं, वो इसका विषय प्रभात गुप्ता हत्याकांड से नहीं है। नकवी साहब एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे कि ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये मुझे लगता है 6 महीने से इस बात को कह रहे हैं कि जो आप वकील नामित कर दीजिए, सरकारी वकील नामित कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर फैसला 10 को आना होगा तो वकील 9 को किया जाएगा। 5000 पन्ने की रिपोर्ट कैसे वकील पढ़ेगा? तो इसको क्या कहेंगे? सैबोटाज करना कहेंगे? क्या कहेंगे इसको नकवी साहब? देखिए ऐसा है कि ये बात जो है कोर्ट देखेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना टफ ऑर्डर किया है कि उसका पालन होना है। उसका पालन तो अब हाईकोर्ट को करना है, उसकी ड्यूटी है। और वो ऐसा कोई बहाना एक आध दिन 2 दिन का अगर समय मिला भी तो 1-2 दिन का ही समय मिलेगा। जो अपील है उनकी, वो उनको प्रेस करना है। अपील के ग्राउंड्स क्या होंगे, अपील में कौन सा ऐसा नहीं नकवी साहब, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सरकार को वकील देना होता है, सरकारी वकील, वो कह रहे हैं 6 महीने से वो कह रहे हैं अभी तक सरकारी वकील की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर 10 को सुनवाई तो 9 की रात में करेंगे और उनका मामला, उनको आशंका है कि उनकी पैरवी ढंग से नहीं हो पाएगी। ये कह रहे हैं वो। नहीं ऐसा है सीआरपीसी में प्रोविजन है एमिकस क्यूरी देने का। वो मुलजिम है टेनी, तो उनको जो कोर्ट अपॉइंट करेगा उस एमिकस को, कोर्ट एमिकस को फीस दिलवाएगा सरकार से और एमिकस बहस करेगा। कोई जरूरत नहीं रह गई है। जरा सुनिए, राजीव जी को सुनिए जल्दी से। नकवी साहब जवाब दीजिए तुरंत। राज्य सरकार की ओर से, टेनी की ओर से ये कहा जाता है कि प्रभात गुप्ता के परिजनों की बात ना सुनी जाए, सरकार की बात सुनी जाए। ये बात टेनी के वकील हाईकोर्ट में कहते हैं और सरकारी वकील बोलता नहीं है। सरकारी वकील स्थायी नामित होना चाहिए और ये सरकार की स्टेट अपील है, डिवीजन हम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो सरकार का भी वकील भी होना चाहिए ना, जो अपनी बात तो कहे कि वो देश के। ठीक बात है, इनको शिकायत है कि भाई सरकारी वकील नहीं खड़ा होता है, ये दिक्कत है इनको। देखिए ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार के वकील की जरूरत ही नहीं रह जाती। आप इस बात को समझिए, एमिकस जो हो जाएगा वही टेनी का वकील हो जाएगा।
आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ठीक बात है, अगर सरकार वकील नहीं देती है तब भी जरूरत मुकदमा डिले नहीं होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब बात क्लियर हो गई है। ठीक बात। आलोक जी 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी, फिर मंथन खत्म करूंगा। थैंक यू, मैं निकल रहा हूं जरा है जी। देखिए कैसा है कि कोर्ट में दांव पेश तो होते ही हैं, बात नैतिकता की है। नैतिकता की बातों को हमारे भाजपा प्रवक्ता ने थोड़ा सा सही संदर्भों में नहीं ले पाए। अगर वो कहे तो मैं कम से कम 1 दर्जन केसेस ऐसे बता सकता हूँ भाजपा के, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बता दीजिए। नहीं कांग्रेस में नहीं सवाल नहीं वो कांग्रेस के नेता थोड़ी हैं, वो देश के बहुत बड़े संपादक अभी भी हैं। वो आप ये मत कहिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, बहुत वो सब की बजाते हैं, वो कुल मिला के जर्नलिस्ट हैं, वो सब की बजाते हैं। कांग्रेस बीजेपी में कोई भेद नहीं करते। क्यों नहीं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, क्या जो है एक बात सुनिए, 2022 में कांग्रेस की सरकार है, क्या 2022 में कांग्रेस की सरकार है यूपी में? चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया, जयकरण जी बहुत शुक्रिया, केसी जैन साहब और नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो मंथन को देखते हैं, हमारे की न्यूज को देखते हैं। हमने ये आज मंथन में ये मुद्दा, ऐसा मुद्दा उठाया कि शायद ही इस देश में किसी मुख्यधारा के मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया हो, लेकिन ये आम आदमी के लिए न्याय दिलाने के लिए, आम आदमी के न्याय की बात करने के लिए ये आज बताना जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट में या न्यायपालिका में राजा रंक फकीर सब एक समान है। और यही कारण है कि इस देश के सिस्टम चल रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान न्यायपालिका का है। मंथन में अब वक्त है चलते चलते का, और चलते चलते में हम भारत जोड़ो यात्रा की तरफ चलते हैं। लगातार ये यात्रा राहुल गांधी और तमाम जो देश भर के लोग हैं उनकी अगुवाई में चल रही है, और ये यात्रा आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। तमाम चाहने वाले लोग राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। नित नया जोश और खरोश इसमें दिख रहा है। इसकी तस्वीर, तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार कुछ लोगों के साथ नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।